कहानी तीन मूर्ख और बीरबल। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक था। व्यापारी बहुत परेशान और दुखी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत ही गंभीर समस्या में हूँ। मुझे मदद चाहिए, अन्यथा मेरी सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। अकबर ने व्यापारी को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? राज्य तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए है। व्यापारी ने भारी मन से बताया, महाराज, मेरे पास 3 बेटों का बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है। मेरे बेटे बहुत आलसी और गैरजिम्मेदार हो गए हैं। वे व्यापार में कोई रुचि नहीं रखते और मेरी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह इन्हें समझाएं और इन्हें सुधारने का कोई तरीका बताएं। अकबर ने सोचा कि यह समस्या हल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि युवा अक्सर अपने तरीकों में अडिग होते हैं। उन्होंने दरबारियों से सुझाव मांगा, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट उपाय नहीं था। तभी अकबर को बीरबल का ख्याल आया। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम ही हमें इस समस्या का हल बता सकते हो। क्या तुम इस व्यापारी के बेटों को सुधार सकते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा। मुझे बस कुछ समय चाहिए और मैं इन तीनों को सुधारने का तरीका निकाल लूंगा। अकबर ने बीरबल को व्यापारी के बेटों से मिलने की अनुमति दी और बीरबल ने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने व्यापारी के तीनों बेटों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने सुना कि तीनों बेटों के अलग अलग शौक और रुचियां थीं। पहला बेटा बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन था और अपना ज्यादातर समय दावतों में बिताता था। दूसरा बेटा अत्यधिक आलसी था और अपने बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेता था। वह बस आराम करना चाहता था। तीसरा बेटा सबसे ज्यादा घमंडी और क्रोधी था। वह किसी की बात नहीं सुनता था और हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाने की कोशिश करता था। बीरबल ने तीनों को अलग अलग तरीके से सुधारने की योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, मैं एक योजना तैयार कर चुका हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। आप चिंता न करें, मैं आपके बेटों को सुधार दूंगा। पहला बेटा, खाने का शौकीन। बीरबल सबसे पहले व्यापारी के पहले बेटे से मिला, जो अपने खाने पीने के शौक के कारण बहुत मोटा हो गया था। बीरबल ने सोचा कि इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उसे उसके ही शौक से सुधारें। एक दिन बीरबल ने उस बेटे को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम खाने के बहुत शौकीन हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अनोखी दावत का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें ऐसे व्यंजन होंगे जो आज तक किसी ने नहीं खाए होंगे। पहला बेटा बहुत खुश हुआ और उसने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत ही शानदार बात है। मैं जरूर आऊंगा। बीरबल ने उस दिन के लिए खास इंतजाम किए। जब व्यापारी का बेटा दावत पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां केवल कुछ चुनिंदा व्यंजन रखे गए थे, लेकिन वे अत्यधिक तीखे और मसालेदार थे। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में पानी आ गया। वह खाने को छोड़ने ही वाला था कि बीरबल ने कहा, ये व्यंजन तो अभी शुरुआत हैं। मुख्य भोजन तो इसके बाद है। अगर तुम यह खा सकते हो, तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन दूंगा। पहला बेटा अपनी भूख और लालच के कारण तीखा भोजन भी खा गया, लेकिन जैसे जैसे वह खाता गया, उसकी सेहत पर असर दिखने लगा। कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि अत्यधिक खाना पीना उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। धीरे धीरे उसने अपने खाने पर नियंत्रण करना शुरू किया और एक संतुलित जीवन जीने लगा। दूसरा बेटा, आलसी। दूसरा बेटा अत्यधिक आलसी था और दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था। बीरबल को समझ में आ गया कि उसे सुधारने का तरीका अलग होगा।
बीरबल ने एक योजना बनाई और एक दिन व्यापारी के दूसरे बेटे को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी आलस्य की आदत को मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताना होगा। दूसरे बेटे ने सोचा कि एक दिन बिताने में क्या हानि हो सकती है, और उसने बीरबल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल उसे अपने साथ जंगल में ले गया। जंगल में बीरबल ने उसे एक गुफा के पास ले जाकर कहा, तुम्हें यहाँ आराम से बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ की रखवाली करनी होगी। दूसरा बेटा खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वह बिना कुछ किए पूरे दिन आराम कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वह बैठने लगा, बीरबल ने उसे गुफा के आसपास की साफ सफाई करने के लिए कहा। दूसरा बेटा आलसी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह छोटा काम करके वह आराम पा सकता है तो यह ठीक होगा। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक अद्भुत घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बहुत ही पेचीदा समस्या का समाधान किया। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का सबक। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और राजकाज की बातें चल रही थीं। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था और वे हमेशा उनसे कठिन प्रश्न पूछते थे ताकि बीरबल अपनी चतुराई से उनका उत्तर दे सकें। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं बीरबल से एक ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका उत्तर देना शायद उसके लिए भी मुश्किल हो। सभी दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि अकबर के सवाल अक्सर चुनौतीपूर्ण होते थे। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चौंक गए और सोचने लगे कि बीरबल इस कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। अकबर खुद भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर देना बीरबल के लिए कठिन होगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे 3 दिन का समय दें और मैं आपके सवाल का सही उत्तर लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उत्तर सटीक होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से बाहर चले गए। वह जानता था कि यह सवाल बहुत ही पेचीदा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह इसका उत्तर ढूंढ लेगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर की ओर निकल पड़े। बीरबल की खोज। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से बात की। वह सामान्य लोगों, व्यापारियों, किसानों और विद्वानों से मिला और उनकी समस्याओं और उनके जीवन के अनुभवों को जाना। बीरबल का उद्देश्य यह था कि वह इस खोज में यह जान सके कि किसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा जा सकता है। हर व्यक्ति के साथ बातचीत करने के बाद बीरबल ने पाया कि मूर्खता का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी स्थिति, अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन बीरबल ने यह भी देखा कि कई लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और दूसरों की देखादेखी ही अपने जीवन का मार्ग तय करते हैं। योजना की तैयारी। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना पूरी कर ली और दरबार में वापस लौट आए। अकबर बेसब्री से बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार में सभी दरबारी एकत्रित थे और सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन थे। अब बताओ, तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? इस दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने 3 दिनों तक पूरी दिल्ली में घूमकर यह प्रश्न सुलझाने की कोशिश की। मैंने हर प्रकार के व्यक्ति से बात की, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे सबसे मूर्ख कहा जा सके। लेकिन मैंने एक बात सीखी है,
मूर्खता तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और अपने विवेक का उपयोग नहीं करता। अकबर ने कहा, यह तो सही बात है, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से दिखाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और कहा, अच्छा, दिखाओ हमें अपने तरीके से। बीरबल की प्रस्तुति। बीरबल ने एक घोड़े का इंतजाम किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप इस घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ शहर के एक हिस्से तक चलें। वहां मैं आपको सबसे मूर्ख व्यक्ति दिखाऊंगा। अकबर ने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के साथ चलना शुरू किया। बीरबल उन्हें शहर के बाहर एक बंजर इलाके की ओर ले गए, जहां कुछ किसान काम कर रहे थे। बीरबल ने अकबर को रुकने के लिए कहा और किसानों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, आप इन किसानों को देख रहे हैं। ये अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ की मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ये किसान मूर्ख हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये किसान मेहनती हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे ही मेहनत कर रहे हैं। यदि ये थोड़ी समझदारी से काम लें और किसी बेहतर स्थान पर खेती करें तो इन्हें बहुत लाभ होगा। अकबर सोच में पड़ गए। फिर बीरबल ने उन्हें आगे चलने के लिए कहा। कुछ देर चलने के बाद वे एक छोटे गांव में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक जर्जर मकान के पास बैठा था। वह मकान लगभग गिरने के कगार पर था, लेकिन वह व्यक्ति उसे मरम्मत नहीं करा रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह बूढ़ा व्यक्ति भी मूर्खता का उदाहरण है। वह अपने मकान की मरम्मत नहीं कर रहा, जबकि वह जानता है कि मकान कभी भी गिर सकता है। अकबर ने पूछा, तो यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मूर्खता केवल इसी में नहीं होती कि कोई काम न करे, बल्कि यह भी होती है कि वह सोच समझकर कोई कदम न उठाए। यह व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहा, जो मूर्खता का एक रूप है। अंतिम उत्तर। अकबर को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अब आपको उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसे आप सबसे बड़ा मूर्ख मानेंगे। अकबर और अधिक उत्सुक हो गए। बीरबल उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले गए, जहां से अकबर के महल का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस महल को देखिए। यह आपके लिए बना है, लेकिन जब आप यहां न होंगे तो यह किस काम का होगा? जब आप यहां न होंगे तब यह महल केवल एक ढांचा होगा। अकबर ने कहा, तो इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और अधिकार को केवल अपने लिए इस्तेमाल करता है, बिना यह सोचे कि उसके जाने के बाद क्या होगा, तो वह मूर्खता है। यदि हम अपने विवेक का उपयोग केवल अपने वर्तमान को सुधारने में करते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते, तो हम सबसे बड़े मूर्ख होंगे। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की बातों को समझा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मूर्खता किसी व्यक्ति के कार्यों में नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में होती है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखता, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे सिखाया कि मूर्खता किसी विशेष व्यक्ति में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों और विचारों में होती है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। निष्कर्ष।
इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने यह सिखाया कि मूर्खता केवल किसी व्यक्ति की आदतों या कार्यों में नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं और अपने आसपास की परिस्थितियों को कैसे समझते हैं। बीरबल की यह सीख हमें यह बताती है कि विवेक और सोच समझ कर लिए गए निर्णय ही हमें मूर्खता से बचा सकते हैं। आज की यह नई कहानी अकबर और बीरबल की उस समझदारी को दर्शाती है, जहां बीरबल ने एक असंभव सी दिखने वाली समस्या को अपने अनूठे अंदाज में हल किया। कहानी सोने का बना सवाल। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूर दूर से व्यापारी, कारीगर और विद्वान आते थे। अकबर को नए नए लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं का समाधान करना अच्छा लगता था। उनकी इच्छा थी कि उनके राज्य में कोई भी समस्या हल किए बिना न रह जाए। एक दिन एक धनी व्यापारी अकबर के दरबार में आया। व्यापारी के पास सोने और चांदी की बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत परेशान था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं और मुझे केवल आप ही इससे निकाल सकते हैं। अकबर ने व्यापारी को शांत किया और उसकी समस्या के बारे में पूछा। व्यापारी ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, मेरे पास एक दुर्लभ और अनमोल सोने का कटोरा है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। वह कटोरा इतना कीमती है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ समय से वह कटोरा गायब हो गया है। मैंने पूरे महल और अपने सभी सेवकों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। मुझे शक है कि मेरे ही घर के किसी व्यक्ति ने उसे चुरा लिया है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह सचमुच एक गंभीर मामला है। अगर वह कटोरा इतना कीमती है, तो उसे चोरी करने वाला कोई करीबी ही हो सकता है। हम इसकी जांच करेंगे। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों और गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे व्यापारी के घर की पूरी जांच करें। लेकिन कई दिनों की तलाश और पूछताछ के बाद भी कटोरे का कोई सुराग नहीं मिला। अब व्यापारी बहुत चिंतित हो गया और अकबर से विनती करने लगा, जहांपनाह, अगर यह कटोरा मुझे नहीं मिला तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे यह कटोरा मुझे वापस मिल सके। अकबर ने भी महसूस किया कि यह समस्या जटिल होती जा रही है और फिर उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल का आगमन। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उन्हें सारी स्थिति समझाई और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह से इस व्यापारी का सोने का कटोरा ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर हिलाया और कुछ सोचने लगे। उन्होंने व्यापारी से कुछ सवाल किए और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि कटोरा किसी करीबी व्यक्ति ने ही चुराया है। लेकिन उसे ढूंढने के लिए मुझे एक विशेष योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस काम को पूरा करने की पूरी छूट है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप अपने घर के सभी सदस्यों और नौकरों को कल सुबह दरबार में लेकर आएं। मैं एक विशेष तरकीब से चोर का पता लगाऊंगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों और सेवकों को लेकर दरबार में हाजिर हो गया। बीरबल की अनोखी तरकीब। अगले दिन जब व्यापारी अपने परिवार और सेवकों को लेकर दरबार में पहुंचा, तो बीरबल ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उन्होंने बड़े धैर्य से सबको देखा और फिर एक अनोखी घोषणा की। बीरबल ने कहा, इस कमरे में जो व्यक्ति भी चोर है, वह आज पकड़ा जाएगा। मैं एक जादुई तरकीब का इस्तेमाल करूंगा, जिससे चोर का पर्दाफाश हो जाएगा। सब लोग बीरबल की बात सुनकर चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे कुछ सरकंडे, लंबी लकड़ियां लाने को कहा।
जब सरकंडे आ गए तो बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक सरकंडा दे दिया। बीरबल ने कहा, ये साधारण सरकंडे नहीं हैं, इनमें जादू है। जो भी चोर है उसका सरकंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। आप सभी इन सरकंडों को अपने पास रखें और कल सुबह वापस दरबार में इन्हें लेकर आएं। तब मैं देखूंगा कि किसका सरकंडा बड़ा हुआ है। सब लोग चौंक गए और थोड़े घबराए भी, लेकिन बीरबल ने सबको विश्वास दिलाया कि यह जादू सच में काम करेगा। चोर की पहचान। अगले दिन सभी लोग वापस दरबार में इकट्ठा हुए। सभी के हाथों में सरकंडे थे और वे चिंतित नजर आ रहे थे। बीरबल ने सबके सरकंडे एक एक करके देखे और ध्यान से उनकी लंबाई की जांच की। कुछ देर बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब मुझे चोर का पता चल गया है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो बताओ बीरबल, कौन है चोर? बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो व्यापारी का एक नौकर था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति ही असली चोर है। नौकर कांपने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कहा, मैंने ही सोने का कटोरा चुराया था। मैं बहुत लालची हो गया था और सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे इस जादू वाले सरकंडे से डर लग रहा था, इसलिए मैंने कल रात इसे काट दिया ताकि यह बड़ा न हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरी तरकीब थी। मैंने कहा था कि सरकंडा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यह केवल चोर के डर का परिणाम था कि उसने उसे छोटा कर दिया। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। उन्होंने बीरबल की जमकर तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपने अनोखे तरीके से एक जटिल समस्या को हल किया और यह साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से किसी भी मुश्किल स्थिति को सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियों का यही सार होता है। हर समस्या का हल चतुराई से निकालने का एक तरीका होता है और बीरबल ने हमेशा अपनी समझदारी से अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सभी को प्रभावित किया। अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था और वह 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे थे। उनके पिता हुमायूं और मां हमीदा बानो बेगम थीं। अकबर की प्रारंभिक जिंदगी बेहद कठिन रही क्योंकि जब वह पैदा हुए थे तब उनके पिता मुगल साम्राज्य से निष्कासित थे और निर्वासन का जीवन बिता रहे थे। हालांकि अकबर का भाग्य अलग था और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। आरंभिक जीवन और शिक्षा। अकबर का बचपन युद्धों और संघर्षों के बीच बीता। उनके पिता हुमायूं ने 1540 में शेर शाह सूरी से अपनी हार के बाद मुगल साम्राज्य खो दिया था और वह निर्वासन में चले गए थे। इस समय अकबर के जन्म के कुछ साल बाद हुमायूं ने फिर से अपनी सत्ता की प्राप्ति की कोशिश की और 1555 में वह दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठे। हालांकि हुमायूं की जल्द ही 1556 में मृत्यु हो गई और मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इतनी कम उम्र में साम्राज्य संभालना एक बड़ा कार्य था और अकबर के शुरुआती दिनों में उनके संरक्षक बैरम खान ने उनके लिए साम्राज्य के मामलों का प्रबंधन किया। बैरम खान ने अकबर की ओर से शासन किया और दिल्ली की सत्ता को स्थिर किया। हालांकि धीरे धीरे अकबर ने स्वयं सत्ता की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया और अपने तरीकों से शासन करने की दिशा में कदम बढ़ाए। अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई।
अकबर की सबसे बड़ी खासियत उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदार सोच थी, जिसने उन्हें उस समय के अन्य शासकों से अलग किया। अकबर के शासनकाल की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख युद्ध लड़े और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इनमें से एक प्रमुख घटना 1561 में मालवा की विजय थी। इसके बाद 1568 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने राजपूतों पर विजय प्राप्त की। हालांकि उन्होंने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए और राजपूत राजाओं को अपने दरबार में प्रमुख स्थान दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का था, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अकबर की सेना विजय हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता और साहस को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिनमें प्रमुख रूप से आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई थीं। अकबर का प्रशासनिक कौशल भी अद्वितीय था। उन्होंने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था मानसबदारी प्रथा, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारियों और सैनिकों की योग्यता के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान किया। उन्होंने अपने अधिकारियों को भूमि से आय प्राप्त करने का अधिकार दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी सेना का प्रबंधन करना पड़ता था। इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य की सेना को मजबूत किया और अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रति वफादार बनाए रखा। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को महत्व दिया। उन्होंने सुलह-ए-कुल नामक एक नीति का अनुसरण किया, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति। उन्होंने हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया और उनके साथ समरसता का व्यवहार किया। अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, उसे समाप्त कर दिया। यह कदम एक ऐतिहासिक था, जिसने मुगल शासन को अधिक सहिष्णु और लोकप्रिय बनाया। अकबर की धार्मिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उदाहरण दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना थी। यह धर्म विभिन्न धार्मिक शिक्षाओं और आदर्शों को मिलाकर एक नई धार्मिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि दीन-ए-इलाही बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने विभिन्न धार्मिक विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और उनके साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों की समानता की बात की। अकबर का दरबार और कला का उत्कर्ष। अकबर का दरबार कला, संस्कृति और साहित्य का केंद्र था। उन्होंने कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया और उनके लिए दरबार में विशेष स्थान रखा। उनके दरबार के नवरत्नों में कई महान व्यक्तित्व शामिल थे, जिनमें तानसेन संगीतज्ञ, बीरबल राजनीतिज्ञ और विदूषक, अबुल फजल इतिहासकार, राजा टोडरमल वित्त मंत्री, राजा मान सिंह सैनिक और कई अन्य प्रमुख थे। अकबर ने फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत भाषाओं को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में कई प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद हुआ। उन्होंने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा का किला प्रमुख हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण उन्होंने 1569 में अपनी महान विजय की स्मृति में करवाया था, लेकिन यह किला जल्द ही पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया। फिर भी इसकी स्थापत्य कला आज भी अकबर के युग की महिमा को दर्शाती है। अकबर का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का भी स्वर्ण युग माना जाता है। बीरबल और अकबर। अकबर और उनके दरबारी बीरबल की जोड़ी इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण उन्हें अकबर का प्रिय बनाया। बीरबल और अकबर के बीच कई किस्से और कहानियां लोक कथाओं में समाहित हैं।
कहा जाता है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को हर कठिन परिस्थिति में सलाह देते थे। उनकी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में बीरबल की समझदारी और अकबर के साथ उनके संवाद को हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक प्रसिद्ध कहानी में एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, राजा, सबसे बड़ी ताकत जनता की इच्छा होती है, जो किसी भी राजा को बना या बिगाड़ सकती है। अकबर इस उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी को और भी अधिक सराहा। अकबर की विरासत उनके उत्तराधिकारियों और मुगल साम्राज्य के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। उन्होंने एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो उनके पोते शाहजहां के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। अकबर ने एक प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसे उनके उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया। अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा में हुई और उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो न केवल सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को भी प्रोत्साहित करता था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और कला एवं संस्कृति के प्रति उनका प्रेम आज भी भारतीय इतिहास में उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने जो धरोहर छोड़ी, वह न केवल मुगल साम्राज्य के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अकबर के शासनकाल ने यह सिद्ध किया कि एक शासक के लिए केवल युद्ध और विजय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनता के साथ उचित व्यवहार, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो अपने साम्राज्य के सभी वर्गों के लोगों के